बोर्ड एग्जाम्स आ गए हैं और हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। तो इसके लिए हमने तैयार किया है वन शॉर्ट वीडियो। आपका पूरा सिलेबस 3 वीडियोस में कवर हो जाएगा। वन इज़ ऑफ फ्लेमिंगो, वन विस्टास एंड वन फॉर क्रिएटिव राइटिंग। तो आज हम कर रहे हैं फ्लेमिंगो, जिसके हैं टोटल 8 चैप्टर्स। हर चैप्टर में से 2 to 3 क्वेश्चंस लिए गए हैं बेस्ड ऑन देयर इंपॉर्टेंस। और ये क्वेश्चंस मोस्टली जो प्रीवियस बोर्ड्स में आ चुके हैं, जो बार बार रिपीट हो चुके हैं, उनको हमने यहाँ पे लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज द लास्ट लेसन। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज द टाइटल द लास्ट लेसन अप्रोप्रिएट। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो टाइटल के ऊपर है कि इस पूरे चैप्टर को यही टाइटल क्यों दिया गया, द लास्ट लेसन। दिस क्वेश्चन केम इन 2017 इन सेट 1 एंड सेट 3। सो फर्स्ट पॉइंट इज, इस चैप्टर को बेस्ट टाइटल द लास्ट लेसन इसलिए दिया गया क्योंकि सबसे पहले तो ये एम हेमेल का लास्ट लेसन था। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, फ्रांस में आज के दिन ये लास्ट लेसन पढ़ाया जा रहा था क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर्स पास हो चुके थे कि आज के बाद फ्रेंच यहाँ पर कोई नहीं पढ़ाएगा। और बर्लिन से ऑर्डर्स क्यों पास हुए थे, क्योंकि ये जो विलेज था इसको कवर कर लिया था प्रशियंस ने। यहाँ पर प्रशियंस का हक हो गया था अब, और कब्जा करते ही उन्होंने यहाँ के लोगों के राइट्स छीन लिए थे। अब यहाँ के लोग अपनी नेटिव लैंग्वेज को पढ़ लिख नहीं सकते थे। कौन सी नेटिव लैंग्वेज? फ्रेंच। तो आज यहाँ पर एम हेमेल का भी लास्ट डे था, तो वो अपना लास्ट लेसन बहुत ही सीरियसनेस और बहुत पेशेंस के साथ दे रहे हैं। और जितने भी स्टूडेंट उनकी क्लास में बैठे हैं वो सभी पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे हैं। तो ये एम हेमेल का जो लास्ट लेसन था और फ्रांस का जो ये लास्ट लेसन था, ये बहुत ही बेस्ट लेसन था। तो इट टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट लेसन फॉर एल्सेस एंड लॉरेन। अब ये जो एल्सेस एंड लॉरेन है, इसकी मैप पर लोकेशन क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पर है फ्रांस, और फ्रांस के ही बॉर्डर पर इस साइड पड़ता है जर्मनी। फ्रांस के बॉर्डर पर ही यहाँ पर है अल्सेस लॉरेन, दिस लोकेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल वॉज द एटमोसफेयर एट स्कूल ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। आज के दिन, जिस दिन ये लास्ट लेसन है, स्कूल का माहौल और दिनों से अलग क्यों है। अब जनरली जब हम स्कूल में एंटर करते हैं तो स्कूल का माहौल क्या होता है, स्कूल में बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, और सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है स्टूडेंट्स की। इसी तरह से इस स्कूल में भी जनरली बहुत ज़्यादा चहल पहल होती थी, और मोस्टली बेंचेस की आवाज़ आती है क्योंकि बच्चे कभी उठ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, या फिर जो टीचर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं, कभी किसी क्लास में जा रहे हैं, कभी वहाँ से बाहर आ रहे हैं। बट ऑन दैट डे एवरीथिंग वॉज वेरी काम, बहुत ही शांति थी, किसी भी तरह की कोई चहल पहल नहीं थी। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि स्कूल में बिल्कुल भी शोर ना हो? देयर वॉज समथिंग सीरियस। स्कूल के सभी स्टूडेंट्स अपने अपने क्लासरूम्स में थे, और उनकी जो टीचर हैं एम हेमेल, जो कि उनको फ्रेंच पढ़ाते हैं, वो बहुत ही सीरियस होके अपने आयरन रूलर के साथ क्लास में वॉक कर रहे हैं। अभी उन्होंने पढ़ाना शुरू नहीं किया है। एंड द लिटिल बॉय फ्रांस, वो बहुत लेट हो गया है और वो बहुत डरा हुआ है कि जैसे ही वो क्लास में एंटर करेगा उसे बहुत डांट पड़ने वाली है। बट जैसे ही वो क्लास में एंटर करता है, ही वॉज सरप्राइज कि जो एम हेमेल है उन्होंने उसको कुछ भी नहीं किया, उन्होंने उसको कुछ भी नहीं कहा, बल्कि पोलाइटली बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस। मतलब उसको बिल्कुल डांट नहीं पड़ी। अब फ्रांस भी आज हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एम हेमेल ने मुझे डांटा ही नहीं। अब फ्रांस भी चुपचाप जाके अपनी सीट पर बैठ जाता है, और वहां जाके वो नोटिस करता है कि आज एम हेमेल ने अपना फॉर्मल वेयर नहीं पहना है। उन्होंने आज एक डिफरेंट ड्रेस पहनी है। क्या पहना है? अ ब्यूटीफुल ग्रीन कोट विद फ्रिल शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। अब इस तरह की ड्रेस वो तभी पहनते थे जब या तो स्कूल में कोई फंक्शन हो या कोई बहुत स्पेशल डे हो, लेकिन आज क्यों पहनी है? इसके अलावा फ्रेंड्स नोटिस करता है कि क्लास में बच्चों के अलावा कुछ और भी विलेज के लोग पीछे आकर बैठे हुए हैं, लाइक द ओल्ड हॉजर, फॉर्मर मेयर एंड द फॉर्मर पोस्ट मास्टर। ये सब लोग भी क्लास में आके बैठे हुए हैं। तो बार बार उसके मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हो क्या रहा है आज स्कूल में। तो क्या हुआ था, आज एम हेमेल का लास्ट डे था और फ्रेंच क्लास का भी लास्ट डे था, इसीलिए आज स्कूल का माहौल बाकी दिनों के जैसा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3, एवरीबडी ड्यूरिंग द लास्ट लेसन वॉज फिल्ड विद रिग्रेट। जब सभी लोग इस लास्ट लेसन को सुन रहे थे, चाहे वो टीचर थे, बच्चे थे या वहाँ के लोग थे, उन्हें किसी ना किसी तरह का पछतावा हो रहा था। क्या पछतावा था वो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट केम रेगुलरली फ्रॉम 2015, 17 एंड 2019। बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना इसको, ताकि आपको किसी तरह का रिग्रेट ना हो। तो सबसे पहले देखते हैं क्लासरूम में कौन कौन लोग प्रेजेंट थे। सबसे पहले थे उनके टीचर
एम हेमल, उनके स्टूडेंट्स और कुछ गांव के लोग। तो हम इन तीनों के बारे में बताएंगे कि तीनों को किन किन तरह के रिग्रेट्स थे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम बताएंगे, जब वो लास्ट लेसन चल रहा था एम हेमल का एंड द लास्ट फ्रेंच लेसन, सो एवरीबडी वाज फिल्ड विद रिग्रेट। इवन जो स्कूल का माहौल था दैट वाज आल्सो वेरी सीरियस एंड स्ट्रेंज, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर्स पास हो चुके थे कि आज के बाद कोई भी फ्रेंच यहाँ पर नहीं पढ़ाएगा। तो सबसे पहले हम फ्रांस के बारे में बता रहे हैं कि उसे क्या रिग्रेट हुआ। जैसे ही फ्रांस को ये पता चलता है कि ये आज फ्रेंच का लास्ट लेसन है, उसे बहुत रिग्रेट होता है कि काश मैंने पहले अपनी लैंग्वेज सीख ली होती, क्योंकि आज के बाद तो फ्रेंच वहाँ कोई नहीं पढ़ाएगा। इसके अलावा उसे इस बात का भी दुख होता है कि पहले वो क्लासेस बंक कर लेता था, कभी बर्ड्स के एग्स देखने के लिए, कभी स्लाइड्स लेने के लिए। अब उसे इन सभी चीज़ों का पछतावा हो रहा है, क्योंकि जो टाइम जा चुका है वो वापस नहीं आ सकता। इसके बाद हम डिस्क्राइब कर रहे हैं सेकंड नंबर पर एम हेमल के रिग्रेट को। उन्हें क्या रिग्रेट था? कहीं ना कहीं एम हेमल को लगा कि उन्होंने अपनी टीचिंग को प्रॉपर टाइम नहीं दिया। एम हेमल बताते हैं कि उन्होंने कई बार अपने बच्चों को ऐसे ही डे ऑफ दे दिया। समटाइम्स जब उनका मन था कि मैं फिशिंग करने चला जाऊं, और समटाइम्स उन्होंने अपने बच्चों को कहा गो एंड वाटर माय प्लांट्स। तो अब उन्हें उन सभी मोमेंट्स का रिग्रेट हो रहा है कि काश मैंने अपना वो टाइम वेस्ट नहीं किया होता। थर्ड नंबर पर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं पेरेंट्स को। पेरेंट्स को सबसे बड़ा रिग्रेट है कि ना तो उन्होंने खुद अपनी मदर टंग को सीखा और ना ही अपने बच्चों को प्रॉपरली और रेगुलरली स्कूल भेजा। बट नाउ दे आर रियलाइजिंग कि अब कुछ नहीं हो सकता, काश हमने अपनी लैंग्वेज सीख ली होती। अगर उन्होंने खुद सीख ली होती तो नाउ दे कैन इजिली पास ऑन टू देयर नेक्स्ट जनरेशन। सो कंक्लूड एवरीबडी इज विशिंग कि काश हमने उस टाइम को सीरियस लिया होता। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 2, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। क्वेश्चन नंबर 1, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, हाउ डू रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी सर्वाइव। तो हमें 2 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा गया है। ये इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। इट केम इन 2017, तीनों सेट्स में आया था, एंड 2015। सो द क्वेश्चन इज, जो सीमापुरी के रैग पिकर्स थे उनके लिए गार्बेज गोल्ड जैसा क्यों था? सीमापुरी के मैक्सिमम रैग पिकर्स आए थे बांग्लादेश से, ये सोचकर कि दिल्ली में उनका एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है और जल्दी ही वो बहुत अमीर हो जाएंगे, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। उन्हें वहाँ के रियल कंडीशंस का नहीं पता था। अब जो मोस्टली रैग पिकर्स होते हैं, जो कि ये कूड़ा उठाते हैं, वेस्ट मटेरियल को उठाते हैं, ये रियलिटी में कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं मड हाउसेस में, जिनकी जो रूफ है वो या तो टीन की बनी होती है या फिर उसको कवर किया जाता है टार्पलिन शीट से। टार्पलिन शीट जिसे हम तरपाल भी बोलते हैं, मोस्टली ब्लैक या ब्लू कलर की होती है ताकि रूफ के अंदर पानी ना आए। और जिस तरह की झुग्गी झोपड़ियों में ये रहते हैं, वहाँ पर किसी भी तरह की फैसिलिटीज़ नहीं होती, ना वहाँ पर प्रॉपर सीवेज सिस्टम है, टॉयलेट फैसिलिटी है, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, उन्हें किसी भी तरह की वाटर सप्लाई नहीं मिलती और खाने के लिए भी कुछ भी नहीं मिलता। रीज़न इज़ उनके पास यहाँ की कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, और जब तक आपके पास आइडेंटिटी नहीं है आपका राशन कार्ड नहीं बनता। अब ना उनके पास राशन कार्ड है, ना वो वोटर लिस्ट में शामिल हैं, और उन्हें किसी भी तरह के ग्रेन्स जो कि कुछ लोगों को फ्री मिलते हैं मंथली, वो उन्हें नहीं मिलते। तो इन रैग पिकर्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? सर्वाइवल, कि किसी भी तरह से ये जी पाएँ। तो ये क्या काम करते हैं? कूड़ा उठाने का काम करते हैं। इनका कोई भी परमानेंट हाउस स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो ये क्या करते हैं, जहाँ भी इन्हें लगता है कि हमें काम मिल जाएगा और खाना मिल जाएगा, वहीं पर ये टेंट लगा लेते हैं। अब ये कूड़ा इकट्ठा करते हैं, उसमें इन्हें कभी ना कभी कुछ ज़रूरी चीज़ें भी मिल जाती हैं, जैसे कभी लोहा मिल रहा है, कभी बॉटल्स में। इन चीज़ों को बेचकर ये अपनी डेली ब्रेड अर्न करते हैं। और ये रैग पिकर छोटी छोटी चीज़ों में भी अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं। जब ये उस कूड़े को अलग अलग करते हैं तो समटाइम्स उसमें इन्हें 1 या 10 रुपये मिल जाते हैं, और ये इनकी दिन की सबसे बड़ी खुशी होती है, स्पेशली बच्चों के लिए। छोटे बच्चे गार्बेज को बहुत खुशी खुशी कलेक्ट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि हमें शायद आज कोई सरप्राइज मिल जाए, और जो बड़े हैं इट इज़ अ मीन्स फॉर सर्वाइवल फॉर देम। सो द राइटर राइटली सेड गार्बेज टू देम इज गोल्ड, क्योंकि इसी को बेच के उनका पेट भरता है और इसी वजह से वो जिंदा हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज दैट द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद फेस इन देयर लाइव्स। बैंगल्स जो कि हमें बहुत ही सुंदर लगती हैं, हमारी सिस्टर्स, हमारी मदर्स पहनती हैं, उनके पीछे उनकी हिस्ट्री क्या है? बैंगल्स को बनाने वालों को किन किन डिफिकल्टीज से गुजरना पड़ता है? दिस क्वेश्चन केम इन 2015।
सो इन द लेसन लॉ स्प्रिंग एनिस ज्यूंग जो कि राइटर है, उसने हमें बहुत अच्छे से परिचित करवाया है कि ये जो बैंगल मेकर्स हैं इन्हें किन किन डिफ़िकल्टीज से गुजरना पड़ता है। रियलिटी में जो बैंगल्स को बनाते हैं, कौन बनाते हैं? लेबरर्स बनाते हैं। तो उनको कितनी डिफ़िकल्टीज आती हैं और उनको किस तरह का प्रॉफिट होता है। तो जो लेबर क्लास है जो बैंगल को बनाती है, दे आर बॉर्न इन पॉवर्टी। अब बैंगल बना के उन्हें कितना फ़ायदा होगा? बहुत ही थोड़ा सा फ़ायदा होता है और उससे वो बहुत मुश्किल से अपना घर चला पाते हैं। तो उन्हें कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है। तो वो गरीबी में ही पैदा हुए थे, आज भी गरीबी में ही हैं और आगे भी गरीबी में ही रहेंगे, क्योंकि जो मेन प्रॉफिट है वो किसको होता है? जो मेन ऑनर है। इसके अलावा उनकी हेल्थ पर भी बहुत असर पड़ता है, क्योंकि जिन कंडीशंस में उनको काम करना पड़ता है वो बिल्कुल भी उनकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ पर प्रॉपर लाइटनिंग नहीं है, प्रॉपर साफ़ सफाई नहीं है, उनका खाना पीना अच्छा नहीं है और उससे उनकी हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है? वो पूरा दिन बहुत डार्कनेस में काम करते हैं। तो इससे पहले कि वो जवान हो, बहुत छोटी उम्र में ही उनकी आईसाइट चली जाती है। और इसके अलावा उन्हें फर्नेसेस के आगे काम करना पड़ता है, क्योंकि जो कांच है उसे पिघला के फिर बैंगल्स बनती हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है जिससे उनकी आइज़ पर भी इफेक्ट पड़ रहा है और उनके लंग्स पर भी इफेक्ट पड़ता है। और इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी उन्हें बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट होता है, जिससे उनकी जो लिविंग कंडीशन है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। अब इतने थोड़े प्रॉफिट के साथ वो अच्छे घरों में नहीं रह सकते, तो वो बहुत ही टूटे फूटे घरों में रहते हैं जिनकी विंडोज़ तक टूटी हुई हैं और थोड़ी थोड़ी जगह में ही बहुत सारे लोग रहते हैं अलॉन्ग विद देयर पेट एनिमल्स। इसके अलावा इन्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो मिडल मैन और मनी लेंडर्स हैं उनके बीच में ये फंस जाते हैं। अपना काम पूरा करने के बाद भी इनको जल्दी से पैसे नहीं मिलते, तो जो ऑनर है वो इन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं और पुलिस भी इस चीज़ में इनकी कोई हेल्प नहीं करती। तो जो बैंगल मेकर्स हैं इनकी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है। जितने भी लोग हायर पोजीशंस पे हैं वो भी इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। सो दीज आर द रीजंस कि किसी भी तरह से इनकी लिविंग कंडीशंस में कोई सुधार नहीं हो सकता और ये अपने राइट्स के लिए खुद नहीं लड़ सकते बिकॉज दे आर इलिटरेट। लास्ट क्वेश्चन, What are the two most admirable qualities in मुकेश? तो मुकेश की ऐसी कौन सी दो क्वालिटीज हैं जिनकी हम प्रशंसा कर सकते हैं? दिस क्वेश्चन केम इन 2019। अब जो मुकेश है मेन प्रोटोगोनिस्ट, वो भी लोअर इनकम ग्रुप से ही बिलोंग करता था, जिनका काम था बैंगल्स को बनाना और उनको बेचना। लेकिन जो मुकेश है वो और लोगों से थोड़ा डिफरेंट था, उसकी सोच डिफरेंट थी। जो बाकी बैंगल मेकर्स थे वो ये मान के चलते थे कि हमारी नसीब में यही है और यही हमारी प्रथा है कि हमें बैंगल्स को ही बनाना है और इन्हीं को बेचना है। लेकिन मुकेश ऐसा नहीं सोचता था। ही इज़ अ रिबेल। रिबेल मीन्स जो बाकियों से अलग होता है। मुकेश बैंगल मेकिंग की लाइन में नहीं जाना चाहता था, उसका ड्रीम कुछ और था। ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था और उसने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स से फाइट की है। सो इन दिस वे ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड मुकेश वॉज सो डिटर्मिन्ड दैट ही वॉक टू अ गराज। वो गराज में जाता था, वहां पर क्या सीखने के लिए जाता था? ही वॉन्टेड टू लर्न ड्राइविंग। सो आवर थर्ड चैप्टर इज डीप वाटर। हम इसके 2 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, How did Douglas develop a fear of water? This question came in recently 2020 board exams. तो डगलास को पानी से डर क्यों लगने लग गया था? डगलास के साथ 2 इंसिडेंट हुए थे। फर्स्ट, जब वो बहुत छोटा था, उसके फादर उसे कैलिफोर्निया बीच पे लेके गए थे और उसने अपने फादर को ज़ोर से पकड़ा हुआ था, लेकिन एकदम से एक बहुत बड़ी वेव आती है और वो उसके सिर के ऊपर से निकल जाती है। और जब इतना पानी इतने प्रेशर से आपके ऊपर से निकला है तो वो छोटा बच्चा उस पानी के नीचे दब गया। दिस वॉज द फर्स्ट इंसिडेंट। इसके बाद उसके साथ सेकेंड इंसिडेंट हुआ। जो वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, वो YMCA पूल, एक स्विमिंग पूल है जहाँ पर वो स्विमिंग सीखने जाता था। अब ये जो स्विमिंग पूल है एक तरफ से 2 फीट गहरा है और दूसरी तरफ से 9 फीट गहरा है। एक दिन जब डगलास बैठा हुआ था तो एक बहुत बड़े से लड़के ने उसे उठा के इस स्विमिंग पूल में फेंक दिया, बिना ये सोचे कि ये इतना छोटा बच्चा है, ये कैसे बच पाएगा। उसके लिए ये सिर्फ एक मजाक था। लेकिन जो डगलास है वो इतना छोटा था, वो बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि उसने उसको बहुत डीपेस्ट साइड पर फेंक दिया था। डीपेस्ट कौन सी है? 9 फीट। और जब उसे पता चला उसके पास कोई रास्ता नहीं है तो उसने सोचा कि किस तरह से बचा जाए। सबसे पहले उसने सोचा कि जैसे ही मेरे पैर फ्लोर पर लगेंगे मैं अपने आप को ऊपर की तरफ पुश करूंगा। तो जैसे ही उसने फ्लोर को टच किया उसने अपने आप को ऊपर की तरफ पुश किया, लेकिन अभी वो इतना छोटा है कि वो बहुत अच्छे से ऊपर तक नहीं आ पाया।
उसने फिर से कोशिश की कि वो ऊपर की तरफ आ जाए, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया और वो धीरे धीरे डूबता गया। अब जब आप पानी के अंदर हो, आपको स्विमिंग नहीं आती, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, हार्डली हमारे पास कुछ सेकंड्स होते हैं और उतने टाइम में अगर आप बाहर नहीं आ पाए तो आप डूब जाते हो। तो जितना वो बाहर आने की कोशिश कर रहा था, सांस लेने की कोशिश कर रहा था, उतना ही पानी उसके अंदर जाता जा रहा था। अब इतनी कोशिशों के बाद भी बहुत पानी उसके अंदर जा चुका था एंड ही लेड अनकॉन्शियस, वो बेहोश हो चुका था, बट किसी ने उसको देख लिया और वहाँ पर बचा लिया। क्वेश्चन नंबर 2, How did the swimming instructor build a swimmer out of the glass? This question came in Delhi Set 1 2020 और यही ऑप्शनल में भी आया हुआ है। Fear is something that we must learn to overcome if we want to succeed in life. How did the glass get over his fear of water? Very important question. It came in 2018 and 14. विलियम डगलास उसने अपने पानी के फियर को कैसे कम किया? तो आंसर में सबसे पहले हम उन इंसिडेंट्स के बारे में बताएंगे जो डगलास के साथ हुए थे। सो फर्स्ट इंसिडेंट, विलियम डगलास जब बहुत छोटे थे, 3-4 ईयर्स के थे, उनके फादर उनको कैलिफोर्निया बीच पर लेके गए थे। वो अपने फादर के साथ ही खड़े हुए थे, लेकिन एक बहुत बड़ी वेव आई और वो पानी के नीचे दब गए। सो ये इनके लिए एक बहुत टेरिफाइड एक्सपीरियंस था और इसके बाद डगलास के मन में पानी का डर पैदा हो गया। इसके बाद भी उसने बहुत कोशिश की कि वो पानी के डर को अपने अंदर से निकाल देगा। सो उसने ज्वाइन कर लिया YMCA स्विमिंग पूल, बट वहाँ पर उनके साथ हुआ एक सेकेंड इंसिडेंट। क्या इंसिडेंट था? एक बड़े से लड़के ने उनको एक डीप स्विमिंग पूल में फेंक दिया, क्योंकि जो स्विमिंग पूल है अभी हमने पढ़ा था वो एक साइड से 2 फीट गहरा था, लेकिन ऑपोजिट साइड से 9 फीट गहरा था और इतने गहरे स्विमिंग पूल में भी वो मरते मरते बचा था बच्चा। तो ये भी उसके लिए एक डेथ लाइक एक्सपीरियंस था। अब जब हमारे साथ कुछ इस तरह के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो हमारे मन में डर बैठ जाता है और इस डर को निकालने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अब जब भी डगलास पानी के पास जाता था, उसके मन में फिर से वही सब रिपीट होने लग जाता था कि मैं कैसे मरता मरता बचा था, और वो सब सोच के उसकी बॉडी में एक तरह से जकड़न आ जाती है कि वो बिल्कुल भी पानी को टच नहीं कर सकता। बट डगलास वर वेरी डिटर्मिन्ड। उसने डिसाइड किया कि वो एक इंस्ट्रक्टर हायर करेगा। अब वो कभी भी पानी में अकेला नहीं जाएगा। अब जो उसने इंस्ट्रक्टर हायर किया, इंस्ट्रक्टर भी बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड था। उसने डगलास को बहुत हार्ड वर्क करवाया। उन्होंने प्रैक्टिस की वीक में 5 डेज तक वो डेली 1 आवर प्रैक्टिस करते थे और 1 आवर प्रैक्टिस इज सफिशिएंट, क्योंकि पानी में बहुत जल्दी थकान हो जाती है। तो जो इंस्ट्रक्टर है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग था। उसने डगलास को बहुत सारी टेक्निक्स 1 बाय 1 सिखाई और फाइनली अब डगलास को पानी में स्विम करना आ गया। अब उसका डर अंदर से निकल चुका था एंड नाउ ही बिकेम अ वेरी गुड स्विमर। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 4, द रैट ट्रैप। इस स्टोरी में पेडलर कौन था? पेडलर मेन प्रोटोगोनिस्ट था। पेडलर वो जो कि गली गली में घूमकर रैट ट्रैप को बेचता था। रैट ट्रैप क्या होता है? जिसमें हम माउस को पकड़ते हैं। समटाइम्स हमारे घर में माउस आ जाता है या किसी भी ऑफिस या शॉप में, तो उसको पकड़ने के लिए हम एक ट्रैप लगा देते हैं। तो पेडलर को ऐसा क्यों लगता है कि ये पूरा वर्ल्ड ही एक रैट ट्रैप है और एट द एंड वो कैसे खुद इस जाल में फंस जाता है। सो इंट्रोडक्शन में अभी हम यही बताएंगे। जो रैट ट्रैप पेडलर था वो बार बार यही बात बोलता था कि ये पूरा वर्ल्ड एक रैट ट्रैप है और इसमें हमें बहुत सारे बेट्स मिलते हैं। बेट्स क्या होते हैं? कुछ गुड ऑफर्स, जहाँ भी हमें अपना फ़ायदा नज़र आता है हम वहाँ फटाफट चले जाते हैं और समटाइम्स हम वहाँ जाल में फंस जाते हैं। तो पेडलर के साथ भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जब वो खुद भी रैट ट्रैप में फंस गया। पहले हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे फर्स्ट इंसिडेंट। एक बार की बात है जब बहुत रात हो गई थी तो वो एक क्रॉफ्टर के घर में शेल्टर लेता है। क्रॉफ्टर यानी एक आम किसान। क्रॉफ्टर दिल का बहुत ही अच्छा होता है और बहुत फ्रेंडली होता है। वो उसे खाने के लिए बहुत अच्छा खाना भी देता है, उससे बातें भी करता है और उसे अपनी सारी बातें भी बता देता है। इनफैक्ट उसे ये भी बता देता है कि उसके घर में 30 क्रोनोर्स रखे हैं जो कि उसे उसकी काऊ की वजह से मिले हैं। 30 क्रोनोर्स, क्रोनोर्स जो है वो स्वीडन की करेंसी है और 30 क्रोनोर्स इंडियन रुपी में 230 रुपीज़ के इक्वल है। अब पैसों को देखते ही पेडलर को लालच आ जाता है और वो उन्हें चोरी करके वहाँ से फटाफट भाग जाता है। लेकिन वो बिल्कुल आम रास्ते की तरफ नहीं भागता क्योंकि उसे डर था कि कोई उसे पकड़ ना ले। वो एक घने जंगल की तरफ भाग जाता है, लेकिन एंड में वो जंगल इतना घना था कि बार बार जब वो उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो वो बाहर नहीं निकल पाया। वो घूम फिर कर फिर उसी पॉइंट पे आ जाता था। तो अब वो रियलाइज़ करता है वो एक रैट ट्रैप में फंस चुका है और बेट क्या थे? वो 30 क्रोनोर्स। इसके बाद है सेकेंड इंसिडेंट।
किसी तरह वहां से निकलने के बाद पेडलर आयरन मिल में जाकर श्रेय लेता है और जैसे ही वहां पर आयरन मास्टर आता है उसे लगता है कि वो जो पेडलर है वो उसका एक बहुत पुराना फ्रेंड कैप्टन वॉन स्टर्ले है और आयरन मास्टर उसे बहुत अच्छे से इनवाइट करके जाता है कि वो क्रिसमस का डिनर उनके घर पे करेगा। लेकिन पेडलर बार बार मना करता है। क्यों मना कर रहा था वो? क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई उसे पकड़ ना ले और उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। वो बार बार मना करता रहा, लेकिन जो आयरन मास्टर की डॉटर है एडला, वो बहुत जिद्दी थी और उसने बहुत ही प्यार से उसे मना लिया। उसे क्रिसमस पर उनके घर आना ही होगा। अब एक बार पेडलर को फिर से लालच आ जाता है कि मेरी जो आइडेंटिटी है वो तो कोई पहचान ही नहीं पाया, तो मुझे फिर से कुछ मौके मिल जाएंगे चोरी करने के। बट जैसे ही वो बहुत तैयार होके आयरन मास्टर के घर जाता है, आयरन मास्टर एकदम पहचान लेता है कि ये तो मेरा फ्रेंड है ही नहीं, ये तो कोई और है। और आयरन मास्टर चाहते हैं कि वो अभी के अभी वहां से चला जाए, बट एडला नहीं मानती। एडला कहती है कि मेरी वजह से ही पेडलर घर पे आया है और अब ये यहीं रुकेंगे, क्योंकि गलती हमारी है, हमने ही इनकी गलत पहचान की थी। तो ये वो सेकंड ट्रैप था जिसमें पेडलर फंस गया था, बट एडला की काइंडनेस और फेथ की वजह से इस टाइम भी वो बच जाता है। तो ये दो ट्रैप्स थे जिसमें पेडलर फंस गया, बट समहाउ किसी ना किसी तरह वो बच गया था। इसका सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डिड एडला ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द पेडलर? पेडलर में जो ट्रांसफॉर्मेशन आई एट द एंड वो किसकी वजह से आई? एडला की वजह से। तो हम पूरे क्वेश्चन में एडला के ऊपर ही फोकस रखेंगे। तो सबसे पहले एडला को पेडलर कहाँ मिला था? आयरन मास्टर की मिल में, और एडला ने ही उसको बहुत परसुएड करके अपने घर क्रिसमस डिनर पर बुलाया था। क्यों बुलाया था? क्योंकि उसके फादर को लगा था कि वो उनका एक ओल्ड फ्रेंड है कैप्टन वॉन स्टर्ले। पेडलर उनके घर बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि कोई उसे पकड़ ना ले, लेकिन उसने इतनी प्यार से उसे इन्वाइट किया कि वो मना नहीं कर पाया। एंड एट द एंड पेडलर मान जाता है कि वो क्रिसमस ईव उनके साथ ही उनके घर पर सेलिब्रेट करेगा। जब वो रेड ट्रैप पेडलर उनके घर आने के लिए तैयार होता है, शेव करता है, प्रॉपर सूट बूट पहनता है, तो आयरन मास्टर अब ध्यान से देखता है कि ये तो उसका फ्रेंड कैप्टन वॉन स्टर्ले है ही नहीं, ये तो कोई और है। तो आयरन मास्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि अभी के अभी तुम यहाँ से चले जाओ। बट आज क्रिसमस का दिन है और एडला के कहने पे ही पेडलर वहाँ पर आया था। सो एडला बीच में आ जाती है और वो कहती है कि अब तो पेडलर क्रिसमस हमारे साथ सेलिब्रेट करके ही जाएगा। तो वो पेडलर को रिक्वेस्ट करती है कि आप आराम से बैठो और जो भी आपको खाने को पसंद है आप खा सकते हो। और यही नहीं, जो सूट उसने पहना था वो आयरन मास्टर का था। एडला कहती है कि ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, सो दिस इज योर क्रिसमस गिफ्ट, तुम इसे रख सकते हो। इतना कुछ होने के बाद भी एडला के बिहेवियर में जरा सा भी चेंज नहीं था और एडला के इसी बिहेवियर की वजह से पेडलर में इतना बड़ा चेंज आया। एडला ने पेडलर को गिफ्ट दिया था, तो अब पेडलर भी डिसाइड करता है कि वो एक अच्छा इंसान बनेगा और जो 30 क्रोनोर्स उसने चुराए थे वो एडला को दे देता है और उसे बताता है कि उसने क्रॉफ्टर के घर से चुराए थे, उसी को वो वापस कर दे। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 5, इंडिगो। क्वेश्चन नंबर 1, पहले हम 2 शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। How did Gandhi do about the social and cultural upliftment of the चंपारण villages? गांधी जी चंपारण गए थे क्योंकि वहाँ के जो किसान हैं वो इंडिगो खेती से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो जब गांधी जी वहाँ पर गए, उन्होंने वहाँ के लोगों के लिए कैसे सोशल और कल्चरली उनको चेंज किया। तो आंसर में सबसे पहले हम बताएंगे, चंपारण मूवमेंट के बाद गांधी जी कुछ और टाइम वहाँ पर रुके क्योंकि वहाँ के लोग कल्चरली और सोशली बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो कुछ टाइम और यहीं पर रहेंगे और वहाँ के लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे। तो सबसे पहले उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने वहाँ पर प्राइमरी स्कूल्स खोले। उन्होंने सबसे पहला काम किया एजुकेशन के लिए। इसके लिए उन्होंने कुछ लोगों को अपील की कि वो स्कूल में आएँ और पढ़ाएं और कुछ वॉलंटियर्स इसके लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद उन्होंने सेकंड काम किया वहाँ के लोगों की हेल्थ के लिए, क्योंकि गांव के लोग बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं रखते थे और इसकी वजह से उन्हें कुछ बीमारियां लगी हुई थी। तो कुछ डॉक्टर्स की हेल्प से उन्होंने उन बीमारियों को ठीक करवाया और जो गांधी जी की वाइफ थी कस्तूरबा गांधी, उन्होंने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन किया और गांव के लोगों को पर्सनल हाइजीन और कम्युनिटी सैनिटेशन को लेके अवेयर किया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, ये भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। Why did Gandhiji not accept C.F. Andrews' help during the चंपारण मूवमेंट? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था, चंपारण मूवमेंट किसके खिलाफ था? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अब जो लड़ाई आप ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे हो उसमें गांधी जी किसी भी ब्रिटिशर का सपोर्ट नहीं लेना चाहते थे और जो C.F. एंड्रयूज थे ये खुद एक ब्रिटिशर थे।
सेकेंड रीज़न इज़ वो यहाँ के लोगों को सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते थे कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, हमें किसी की भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने अपने लॉयर्स को भी वार्न कर दिया था कि वो किसी भी इंग्लिश मैन की हेल्प नहीं लेंगे, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और जीत हमारी निश्चित है। नेक्स्ट इज लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें 2 क्वेश्चन कवर होते हैं आपके। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड सिविल डिसओबीडियंस ट्रायम्फ एट मोतीहारी? सिविल डिसओबीडियंस की वजह से मोतीहारी में हमारी जीत कैसे हुई? इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके दे सकते हैं कि सत्याग्रह और सिविल डिसओबीडियंस 2 ऐसे पिलर्स थे जिसकी वजह से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत हुई। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गांधी जी जब चंपारण आए, क्योंकि यहाँ के किसान बहुत परेशान थे ब्रिटिशर्स से, उन्होंने कुछ फैक्ट्स इकट्ठे करने की कोशिश की और फैक्ट्स इकट्ठे करने के लिए वो यहाँ के ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिले। लेकिन जो सेक्रेटरी था उसने गांधी जी को किसी भी तरह के फैक्ट्स देने से मना कर दिया, क्योंकि वो एक आउटसाइडर थे, वो चंपारण के रहने वाले नहीं थे। इसके बाद गांधी जी ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से मिलने गए, जिनका ऑफिस था तिरहट डिवीजन में। लेकिन जो वहाँ के कमिश्नर थे, ऑब्वियस है वो एक ब्रिटिशर थे, क्योंकि हायर पोस्ट पर इंडियंस को नहीं रखा जाता था। तो जो कमिश्नर थे उन्होंने गांधी जी को बहुत भला बुरा कहा और उन्हें अभी के अभी तिरहट से जाने के लिए कहा। बट गांधी जी बहुत ही कमिटेड थे, इन छोटी छोटी बातों से वो नहीं डरे और उन्हें विश्वास था कि सच्चाई की ही जीत होगी। अब गांधी जी ने कुछ लॉयर्स को कंसल्ट किया और उन्हें फटकार लगाई कि वो अपने ही यहाँ के इंडियन शेयर क्रॉपर से पैसे ले रहे हैं। इसके बाद गांधी जी का थर्ड स्टेप था कि उन्होंने किसी भी तरह के कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं माने और वो जो चंपारण की कैपिटल थी मोतीहारी, उस तरफ बढ़े। मोतीहारी में उनका सबसे पहला स्टेप था कि उन्होंने लॉयर्स और जो हमारे किसान थे उनकी सपोर्ट इकट्ठी की, उन सबको एक जगह इकट्ठा किया। गांधी जी को ऑफिशियल नोटिस भी मिला था कि वो अभी की अभी चंपारण छोड़कर चले जाएं, लेकिन उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर मानने से मना कर दिया और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन गांधी जी के अरेस्ट की वजह से जो बाकी लोग बाहर थे वो भड़क गए और जगह जगह लोगों ने धरना देना शुरू किया। और जब इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए तो लोगों को समझ आया कि हम भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। और यही वो चीज़ थी जो गांधी जी चाहते थे कि लोग इकट्ठे हों और ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाएं, बट इन अ नॉन वायलेंट मैनर, किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। और बाद में यही जो इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स थे, सत्याग्रह और नॉन वायलेंस, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के मेन पिलर्स बने। और अब तक इंडियंस को समझ आ चुका था कि हम भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ इकट्ठे होकर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं एंड दे आर नोबडी, ब्रिटिशर्स कोई नहीं है कि हमें हमारी ही कंट्री में आके हमारे ऊपर अपना हुक्म चलाएं। इसीलिए जो चंपारण मूवमेंट है, इट वाज कंसीडर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 6, पोएट्स एंड पैनकेक्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वाज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड? Who did he show his anger on? या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है, Who was Subbu's enemy and why? तो जो ऑफिस बॉय था, रियलिटी में वो ऑफिस बॉय नहीं था, वो ऑफिस मैन था, बिकॉज उसकी जो एज थी वो 40 ईयर्स के आसपास थी। वो इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहता था और वो किसे अपना दुश्मन मानता था और किस पर अपना गुस्सा निकालता था? तो जो ऑफिस बॉय था वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड रहता था और वो अपना सारा गुस्सा निकालता था कोठामंगलम सुब्बू, क्योंकि वो सुब्बू को अपना दुश्मन समझता था। ऑफिस बॉय का मानना था कि उसकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उसे नेग्लेक्ट करते हैं ऑफिस के लोग, वो सब सुब्बू की वजह से है। और उसने अपना गुस्सा सुब्बू के ऊपर कैसे निकाला? बाय डेनिग्रेटिंग एंड अब्यूजिंग सुब्बू। डेनिग्रेटिंग मीन्स उसको क्रिटिसाइज करना एंड अब्यूजिंग उसके बारे में बहुत गलत बोलना। तो इस तरह से ऑफिस बॉय ने अपना सारा गुस्सा सुब्बू पर निकाला जेमिनी स्टूडियोज में। एक और शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, Why did the author appear to be doing nothing at the studios? सबको ऐसा क्यों लगता था कि जो ऑथर है वो सारा टाइम फ्री बैठा रहता है, कुछ नहीं करता? क्या काम करता था वो? तो ऑथर की जॉब क्या थी जेमिनी स्टूडियोज में? उसका काम था अलग अलग न्यूज़पेपर्स में जो न्यूज़ आइटम्स और आर्टिकल्स आते हैं उनका एक रिकॉर्ड रखना। अब उनका रिकॉर्ड रखने के लिए वो क्या करता था, उन आर्टिकल्स को कट करके एक फाइल में पेस्ट करता था। तो जो भी उसके आसपास से निकलता था या उसको देखता था, उनको ये लगता था जब देखो बस ये न्यूज़पेपर फाड़ रहा होता है, इसको कोई काम नहीं है। इसलिए उसका इंप्रेशन ऐसा पड़ गया कि इसे कोई काम नहीं है, ये सारा टाइम फ्री रहता है। नेक्स्ट इज लॉन्ग क्वेश्चन, author has used gentle and subtle humor to point out human foibles and idiosyncrasies
इन द लेसन पोएट्स एंड पैनकेक्स इल्यूसिडेट। अब यहाँ पर दो न्यू वर्ड्स आए हैं, फॉइबल्स। फॉइबल्स मीन्स वीकनेस, ह्यूमन वीकनेस, एंड इडियोसिंक्रेसियस मीन्स ह्यूमन बिहेवियर। हम कब एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करते हैं, जिसे हम ह्यूमन फ्लैटरी भी कहते हैं। एंड हाउ दीज थिंग्स क्रिएट ह्यूमर। सो पोएट्स एंड पैनकेक्स, इस लेसन में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं मेकअप डिपार्टमेंट का। मेकअप डिपार्टमेंट दिखने में कैसा है, जैसे कि एक ब्यूटी सलून होता है, और मेकअप के लिए वो क्या यूज़ करते थे, पैनकेक्स। और वो पूरा रूम इट इज़ फुल ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक्स। वो लोग उसको खाते नहीं थे, ऑब्वियसली वो उसे मेकअप के लिए यूज़ करते थे। और मेकअप रूम में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, मेकअप के लिए यूज़ होने वाले ब्रशेस, बाकी कॉस्मेटिक्स, मिरर्स एंड लाइट्स। तो वो किस तरह से लगता था, एक सलून की तरह लगता था। और जो मेकअप रूम है उसमें सबसे ह्यूमर वाली बात ये है, इट इज़ लाइक अ सिंबल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग स्टेट्स के लोग काम करते थे। और ये जो अलग अलग स्टेट्स के लोग एक साथ काम करते थे, सबका काम करने का तरीका अलग था। वो इतना अच्छा मेकअप करते थे कि वो किसी भी डिसेंट लुकिंग पर्सन को 1 मिनट में मॉन्स्टर बना सकते थे। एंड देयर वॉज अ स्ट्रिक्ट हिरार्की। हिरार्की मीन्स लेवल्स थे। फॉर एग्जाम्पल, किसी का काम है हेयर डू करना, किसी का काम है बेस मेकअप करना, कोई क्राउड का मेकअप कर रहा है, कोई एक्टर्स का मेकअप कर रहा है। तो ये एक ऐसी हिरार्की थी। तो इनके अलग अलग लेवल्स थे, और वो सारे लेवल्स खत्म होने के बाद कोई भी जो एक्टर था वो बहुत ही अगली दिखाई देता था। इसके बाद जो एग्जाम्पल है वो है ऑफिस बॉय का। रियलिटी में जो वो ऑफिस बॉय है वो बॉय नहीं है, ही इज़ अ मैन ऑफ 40 ईयर्स। उसने जेमिनी स्टूडियोज़ इसलिए ज्वाइन किया था कि वो एक बहुत अच्छा बहुत बड़ा और बहुत अच्छा स्टार बनेगा, या फिर हो सकता है वो कोई डायरेक्टर या टॉप स्क्रीन राइटर बने। बट उसमें ऐसा कोई भी टैलेंट नहीं था, और वो जस्ट एक ऑफिस बॉय बन के रह गया जो छोटे मोटे काम करता था। वो जो ऑफिस बॉय है वो ऑथर को बताता है कि कैसे जो उसका खुद का इतना अच्छा टैलेंट है वो वेस्ट हो रहा है, कोई उसको पहचान ही नहीं पा रहा कि वो कितना टैलेंटेड है। एंड एट द एंड ऑथर अपने आप को बिजी कर लेता है सो दैट ही कैन गेट रिड ऑफ दिस बोर। कौन है ये बोर? ऑफिस बॉय। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमर। लास्ट क्वेश्चन, सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज मैनी साइडेड जीनियस, गिव एन अकाउंट हिज मल्टीफेसिटेड एबिलिटीज। तो एक तरह से हम यहाँ पे सुब्बू की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने वाले हैं। सुब्बू कोई बहुत बड़ा एक्टर, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि फिल्म मेकिंग में बहुत हेल्प करती थी। सुब्बू में सभी तरह की क्वालिटीज़ थी, चाहे वो स्टोरी राइटिंग है, कैरेक्टराइजेशन है, पोइट्री राइटिंग है। ही हैज़ मास्टर्ड ऑल द आर्ट्स। उसे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आती थी। तो उसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ही वॉज अ वेरी गुड राइटर। सुब्बू वॉज अ वेरी गुड राइटर। फिल्म मेकिंग में जब भी किसी तरह की ज़रूरत पड़ती थी सुब्बू बहुत अच्छे से हेल्प करता था। वो इतना रिसोर्सफुल और क्रिएटिव पर्सन था कि उसके साथ रहकर फिल्म बनाना बहुत ईजी हो जाता था। सुब्बू एक बहुत अच्छा टैलेंटेड एक्टर भी था, बट उसने कभी भी इस बात की इच्छा नहीं रखी कि उसे एक बहुत अच्छा लीड रोल दिया जाए। अब जो उनका बॉस था उसके सबसे ज़्यादा सुब्बू में क्या पसंद था? उसको पसंद था सुब्बू के ओपिनियन। ड्यूरिंग द फिल्म मेकिंग जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी सो सुब्बू इज रेडी विद हिज ओपिनियंस। उसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है बटरिंग। जैसे कुछ लोग होते हैं बॉस के आगे, यस बॉस, यू आर राइट बॉस, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते, दिस इज बटरिंग, फ्लैटरी। सो इसकी वजह से उसके बहुत सारे दुश्मन भी बन गए थे जेमिनी स्टूडियोज में। यस वो थोड़ी बटरिंग करता था, बट ही वॉज वेरी जेनरस। वो लोगों को बहुत प्यार भी करता था, और उसके घर में परमानेंट जगह थी गेस्ट के लिए। कोई भी आए वो कभी किसी को मना नहीं करता था। तो फोर्थ पॉइंट में हम लिख लेंगे ही वॉज वेरी जेनरस। सो एट द एंड हम उसके कैरेक्टर के बारे में कह सकते हैं, समटाइम्स सुब्बू शो भी नहीं करता था कि वो इतने सारे लोगों की हेल्प कर रहा है। सो ही हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वालिटीज़। नेगेटिव में सिर्फ एक हम बटरिंग वाली ही बोल सकते हैं, बाकी सब उसकी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं। वी कैन कंक्लूड दैट ही इज़ अ गुड राइटर, एक्टर एंड क्रिएटिव असिस्टेंट। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 7, द इंटरव्यू। तो इसके हम 2 शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, 1 लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, What are some of the positive views on interviews? इंटरव्यू के पॉजिटिव व्यूज क्या हैं? दिस क्वेश्चन केम इन रिसेंट एग्जाम्स 2020। सो फर्स्ट पॉजिटिव व्यू इज कि जब भी हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं, उसको इंटरव्यू करते हैं, इट इज़ अ सोर्स ऑफ ट्रूथ। क्योंकि जो भी बातें वो पर्सन बोलने वाला है वो खुद से बोलेगा, उसको बहुत ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलता, उसको कोई भी फोर्स नहीं करता। और जो हमारे कंटेम्प्रेरीज हैं शायद हम उनसे कभी ना मिल पाएँ, लेकिन हम उनका रियल इम्प्रेशन उनके इंटरव्यूज़ के थ्रू जान सकते हैं। तो इंटरव्यू इज अ वंडरफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड रुडयार्ड किपलिंग
डिसलाइक बीइंग इंटरव्यूड, गिव 2 रीजंस। रुडयार्ड किपलिंग को इंटरव्यू देना बिल्कुल पसंद नहीं था, वी हैव टू गिव 2 रीजंस। तो फर्स्ट रीजन इज रुडयार्ड किपलिंग को लगता था इट इज एन इमोरल वे, कि किसी को भी आप सामने बिठा के इंटरव्यू ले रहे हो और उससे आप किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हो, इट इज जस्ट लाइक एन एक्ट ऑफ क्राइम। एंड सेकेंड इज उन्हें खुद का इंटरव्यू देना पसंद नहीं था, इसके बावजूद कि वो इसको एक क्राइम कहते थे, उन्होंने खुद एक बार मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया था। नेक्स्ट इज लॉन्ग क्वेश्चन, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ अम्बर्टो एको ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर द इंटरव्यू। सो कैरेक्टर स्केच में हम उनकी सभी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, इट कुड बी गुड, इट कुड बी बैड। सो फर्स्ट पॉइंट, अम्बर्टो एको एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इन इटली। ही इज एन एकेडमिशियन एंड अ फेमस नॉवेलिस्ट। उनकी सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज फेस किए हैं और वो किसी भी इंटरव्यूअर को, चाहे वो किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछता था, उसको हेट नहीं करते थे और उन्होंने बहुत सारे सीक्रेट्स बताए हैं, व्हाट आर द सीक्रेट्स ऑफ हिज सक्सेस। एज ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, उनका जो टेस्ट है वो बहुत सारी एकेडमिक राइटिंग्स में था, लाइक टेक्स्ट, फिक्शन, नॉन फिक्शन, लिटरेरी फिक्शन, एसेज, चिल्ड्रन बुक्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, उनका सभी फील्ड्स में इंटरेस्ट था। थर्ड पॉइंट, वो हमेशा चाहते थे कि उन्हें एक एकेडमिशियन बुलाया जाए, नॉट अ नॉवलिस्ट। जो नॉवलिस्ट है वो एक बहुत ही छोटा टर्म है, वन हु राइट्स नॉवेल्स, बट जो एकेडमिशियन है मीन्स वन हु हैज मल्टीपल इंटरेस्ट। जितनी भी एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज होती थी वो सब में पार्टिसिपेट करते थे, बट ही अवॉइडेड सम मीटिंग्स ऑफ राइटर्स एंड पेन क्लब मेंबर्स, उन्हें उनसे मिलना पसंद नहीं था। फोर्थ पॉइंट, एज पर हिज इंटरेस्ट उन्होंने 40 स्कॉलरली वर्क्स लिखे थे, बट जो नॉवेल्स जिसमें उनका थोड़ा इंटरेस्ट कम था, ही हैज रिटन ओनली 5। उनका स्केड्यूल बहुत ही बिजी था, इसलिए वो सिर्फ संडेज को ही अपना रिटन वर्क करते थे और उनके पास एक मैजिकल ट्रिक था जिससे वो अपना थोड़े से थोड़े सेकंड्स को भी यूज कर लेते थे, जिसे उन्होंने टर्म किया है इंटरेस्टिस। अगर उनके पास कुछ सेकंड्स का भी टाइम होता था तो उस टाइम को वो यूज करते थे अपने राइटिंग वर्क के लिए। और उनकी जो एक्सपर्टाइज थी दैट वाज इन सेमियोटिक्स। सेमियोटिक मीन्स स्टडी ऑफ साइंस। अम्बर्टो एको ने कभी भी इस बात का प्राउड नहीं किया कि वो इतने फेमस हैं और इस बात को वो एडमिट करते हैं कि उनकी जो बहुत फेमस नॉवल है द नेम ऑफ द रोज, वो बस ऐसे ही फेमस हो गई थी, जो टाइम था वो उनके फेवर में था। और सबसे अच्छी बात है, इतना फेमस होने के बाद भी उनमें किसी तरह का कोई एटीट्यूड नहीं था दैट ही इज अ सेलिब्रिटी। उनको लाखों लोग जानते हैं। उनकी ये जो नॉवल थी इट वॉज बॉट बाय 10 मिलियंस ऑफ रीडर्स, इतने लोग उनको जानते थे, बट उनमें जरा सा भी घमंड नहीं था। टू कंक्लूड वी कैन से दैट ही इज वेरी टैलेंटेड बट डाउन टू अर्थ पर्सन। So the last chapter of Flamingo is going places. Question number 1, what is wrong with जॉन्सी's outlook on life? जॉन्सी और सोफी दोनों का नजरिया अलग अलग था अपनी जिंदगी की तरफ, लेकिन जॉन्सी का नजरिया कुछ गलत था। दिस क्वेश्चन केम इन 2019। जॉन्सी की अच्छी बात ये थी कि दैट शी इज वेरी प्रैक्टिकल। उसे पता था कि उसके जो मीन्स हैं कितने हैं, उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो सोचती थी। उसे पता था कि वो बहुत ही लोअर इनकम ग्रुप से बिलोंग करती है और एट द एंड उसे बिस्किट फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा। शी इज वेरी डाउन टू अर्थ, बट द प्रॉब्लम इज शी डजंट एम हाई। चाहे उसके पास जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसका एम बहुत ही छोटा था। जो भी उसकी सिचुएशन थी उसने एज इट इज उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसने उससे बढ़कर कुछ भी काम करने का नहीं सोचा। वी कैन से उसने अपने लाइफ को कोई भी चैलेंज नहीं दिया। तो शी इज सेल्फ सेटिस्फाइड। जो भी उसका स्टेटस था उससे वो सेटिस्फाइड थी और उसी के अकॉर्डिंग उसने काम करना शुरू कर दिया। सो टू कंक्लूड वी कैन से दैट शी इज टू मैच्योर। उसे बहुत इंटरेस्ट था कि आसपास क्या चल रहा है, उसे सारी बातें पता होनी चाहिए। एंड शी इज ओवर प्रैक्टिकल। ज़रूरी नहीं है कि जो भी हमारी कंडीशन हो हम उसे एक्सेप्ट कर लें। अगर हमें वो कंडीशन पसंद नहीं है तो हम उसे बदल भी सकते हैं। उसके लिए चाहिए सिर्फ डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क। नाउ दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। अटेम्प्ट करेक्ट स्केच ऑफ सोफी एज अ गर्ल हु लिव्स इन हर ड्रीम्स। यही क्वेश्चन 2019 सेट 1 में आया है एंड जो आउटसाइड दिल्ली का पेपर है उसमें भी आया है। तो सोफी जो कि मेन प्रोटैगोनिस्ट है, शी इज अ टीनेजर गर्ल और जो टीनेजर्स होते हैं दे यूज टू इंडल्ज इन फैंटेसीज एंड डे ड्रीमिंग। वो अपने ही ख्वाबों में खोए रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। दे हैव सम क्रशेज, दे हैव सम फैंटेसीज। इसी तरह से जो सोफी है उसका भी एक ड्रीम था दैट शी वुड बी हैविंग अ बुटीक।
और टू बिकम अ फैशन डिजाइनर, ये उसकी फैंटेसी थी। ऑल्दो शी बिलोंग्स टू अ लोअर इनकम ग्रुप, उसके लिए वो अफोर्ड करना इजी नहीं था, बट जो फैंटेसी है वो कुछ भी हो सकती है। एंड इन फैक्ट शी वॉन्ट्स टू बिकम एन एक्ट्रेस। अब फैंटेसी कोई भी हो सकती है, कोई एक्ट्रेस बनना चाहता है, कोई चाहता है कि मेरे पास बंगलो हो, मेरे पास मर्सिडीज हो, इट कुड बी एनीथिंग। बट अगर आपका कोई ड्रीम है तो उसके अकॉर्डिंग हार्ड वर्क भी करना पड़ता है, सिर्फ सोचने से हमारा ड्रीम पूरा नहीं होता। बट जो सोफी है वो कोई हार्ड वर्क करने को रेडी नहीं थी, इट वॉज हर फैंटेसीज, और इन्हीं के साथ वो खुश रहती थी। सोफी की जो फैमिली कंडीशन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, वो लोअर इनकम ग्रुप से बिलोंग करती थी, इसलिए उसके जो ड्रीम्स थे दे वर अनरियलिस्टिक एंड इम्प्रैक्टिकल। सोफी से ऑपोजिट थी उसकी फ्रेंड जॉन्सी, और वो जानती थी कि उनके लिए इस तरह की डे ड्रीमिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि वो इन सबको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। वो लोअर इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं एंड शी वॉज रेडी टू वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री। बट सोफी जॉन्सी से बिल्कुल ऑपोजिट थी, उसे डे ड्रीमिंग और फैंटेसी की आदत थी। सोफी अपना एक बुटीक खोलना चाहती थी और ये भी ड्रीम करती थी कि शायद वो कभी एक एक्ट्रेस बन जाए, बट उनके मीन्स के अकॉर्डिंग ये सब कुछ इम्पॉसिबल था, बिकॉज शी हैज़ वेरी लिमिटेड मीन्स। सोफी इज़ वेरी इम्प्रैक्टिकल, वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल होकर नहीं सोचती थी वेदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट। सोफी इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट वट लाइफ हैज़ टू ऑफर, जो उसकी रियल कंडीशन थी उसको एक्सेप्ट करने के लिए वो बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, इसीलिए वो हर टाइम डे ड्रीमिंग करती थी। And she even fails to differentiate between what is reality and what is fantasy. उसे अपनी फैंटेसी पर इतना विश्वास हो गया that she realizes कि वो रियलिटी में डैनी कैसे से मिलने गई थी, but that fantasy was never fulfilled. So to conclude we can say that Sophie is an escapist. वो अपनी ground realities से भागती थी and she is totally impractical. She is an adolescent and a victim of fantasy and daydreaming. So we have covered all the important questions. Thank you for watching. इसी तरह से हम विस्टास और क्रिएटिव राइटिंग को भी अलग वीडियो में कवर करेंगे। Must watch them, subscribe Books and Brain and like the video. Thank you. Bye bye.